Hey folks, welcome to our channel FinRevus। ये है एपिसोड 34 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वर्किंग चेकआउट करेंगे, पर्पस हम डिस्कस करेंगे, ट्रेडर्स कौन कौन से होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर एग्जाम्पल हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स, क्लियरिंग हाउस का क्या रोल है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, हम इन सब को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इससे पहले हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेरिवेटिव की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हम ले चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखने से पहले, आज के एपिसोड में परस्यू करने से पहले आप स्टार्टिंग के एपिसोड्स जरूर एज अ रेफरेंस ले। ओके, देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है, किसका एग्रीमेंट? बाय करने का, सेल करने का, अंडरलाइंग एसेट पे, ओके, जिसकी वैल्यू डिसाइड होती है आज बट एग्जीक्यूट होता है फ्यूचर में। ये एक ऐसा डेरिवेटिव है, ओके, जिसकी वैल्यू अब हम डिराइव्ड होती है अंडरलाइंग एसेट से। अच्छा, इन सब को हम इन डेप्थ प्रीवियस एपिसोड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम इन डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, डेरिवेटिव क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, कैसे वैल्यू डिराइव होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? परचेस करते हैं। क्या परचेस करते हैं? राइट टू बाई होता है, राइट टू सेल होता है। इन्हीं दोनों राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं एट प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे, यानी कि आज की प्राइस पे, जो आज की प्राइस पे वो राइट टू बाई को एक्सरसाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब राइट टू बाई और राइट टू सेल क्या है? राइट टू बाई इन द सेंस, जब किसी इन्वेस्टर को, जब किसी ट्रेडर को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे जो प्रॉफिट होने वाला है, उसे जो गेन होने वाली है, वो किसी अंडरलाइंग एसेट के इंक्रीज होने से होगी, तो उसे कहते हैं राइट टू बाई। ऑब्वियसली वो सोचेगा कि प्राइस बढ़ने वाली है तो वो अपना राइट टू बाई ही एक्सरसाइज करेगा, ओके, क्योंकि वो बुलिश नेचर का है। अगर किसी इन्वेस्टर को, अगर किसी ट्रेडर को ये उम्मीद होती है, ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे जो प्रॉफिट होगी, उसे जो गेन होगा, वो किसी अंडरलाइंग एसेट के डिक्रीज होने पे होगी, या फिर किसी भी कंपनी के जो अंडरलाइंग एसेट है उसके रिड्यूस होने से होगी, तो वो क्या करेगा? राइट टू सेल करेगा, राइट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेगा। ओके, वो शॉर्ट करेगा क्योंकि वो बेयरिश नेचर का है। सो ये डिपेंड्स होते हैं सेंटिमेंट्स पे, डिपेंड होते हैं स्ट्रैटेजीज पे, ओके, किस पर्टिकुलर बायर का, किस पर्टिकुलर सेलर का क्या सेंटिमेंट है और वो क्या सोचता है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है मार्केट के बारे में या उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट के बारे में। ओके, सो इस तरह से राइट टू बाय और राइट टू सेल का एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करते हैं ट्रेडर्स, उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेडर्स इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से ट्रेडर होते हैं? एक तो हेजर्स टाइप के ट्रेडर होते हैं और दूसरे होते हैं स्पेकुलेटर्स। हेजर क्या करता है? जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में इन डेप्थ डिस्कस किया था, हेजर्स क्या करते हैं? अपने रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें जो फ्यूचर में उनकी जो इनसिक्योरिटी है अपनी प्राइसेस को लेकर के, अपने लॉस को लेकर के, उसको सिक्योर करने के लिए वो एग्जीक्यूट करते हैं या फिर एंटर करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। और कुछ ऐसे स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो इस मार्केट की वोलाटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी डिमांड इतनी चढ़ रही है या फिर इतना रिड्यूस हो रहा है, तो मैं क्यों ना उसमें एग्जीक्यूट करूं, अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करूं, ये कॉन्ट्रैक्ट लूं और उस वोलेटिलिटी का, मार्केट फोर्सेस का फायदा उठाएं। ओके, सो ये होते हैं स्पेक्यूलेटर्स। कैसे? डिस्कस कर लेते हैं हम। हेजर्स, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में कॉटन फार्मर का एग्जाम्पल लिया था और एक टेक्सटाइल कंपनी का एग्जाम्पल लिया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए, एक फार्मर है जो अपने खेत में कॉटन को उगाता है। उसके सेंटिमेंट्स कहते हैं कि अगर वो क्यों कॉटन उगा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि कॉटन उगाएगा, बाजार में बेचेगा, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको कॉटन की जरूरत होगी, बाजार में बेचेगा, उसे कुछ पैसे मिलेंगे। जितनी उसकी इनपुट है उसके कंपैरिजन में अगर सेल जो है वो ज्यादा अमाउंट से होता है तो उसके बीच का जो मार्जिन है वो उसका गेन हो जाएगा, उसका प्रॉफिट होगा, उसका सर्वाइवल बहुत अच्छे हो जाएगा, ओके, बेटरमेंट के लिए। लेकिन अगर फार्मर की लागत फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की है, ओके, और अगर जब उसकी फसल तैयार होती है उसके बाद अगर उसकी कॉस्ट, प्राइस है जो कॉटन की, वो 90 हो जाती है या 80 हो जाती है, तो इसमें क्या होगा? इसमें फार्मर को 100 रुपीज जो उसका इनपुट है वो भी उसे नहीं रिकवर हो रहा है, तो इसमें उसका 20 रुपीज का या 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब वो जब फार्मर अपनी खेत में फसल उगा रहा है, ओके, तो उसके ब्रेन में ये सेंटिमेंट्स चल रहे हैं कि अगर उसे 100 भी नहीं मिले इसकी प्राइस तो क्या होगा?
तो उस सेंस में फार्मर क्या सोचता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता जिससे वो एक्सरसाइज करके भले ही कॉटन की प्राइस फ्यूचर में 100 से नीचे आ जाती, लेकिन कम से कम उस पर्टिकुलर भविष्य में, उस पर्टिकुलर फ्यूचर में उसे 100 रुपीज की जो लागत है उसकी वो तो रिकवर हो जाती, एटलीस्ट उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता। इसलिए वो क्या करेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेगा। ओके ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट को सर्च करने की कोशिश करेगा जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि हाँ हम 100 में आपके लिए फ्यूचर में एग्जीक्यूट कर जाएंगे। सो इससे क्या होगा, इससे फार्मर सिक्योर हो जाएगा, उसके लिए विनिंग कंडीशन होगी। उसके लिए विनिंग कंडीशन कब होगी, उसके लिए विनिंग कंडीशन तब होगी जब 100 रुपीज से 1 रुपए भी ज्यादा मिलेगा उसे फ्यूचर में, तो उसके लिए विन विन कंडीशन होगी। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले लिया है, ओके उसने अभी उसकी फसल तैयार नहीं हुई है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में उसने एंट्री ले ली, और इससे क्या होगा, उसके जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, उसके ब्रेन में जो फ्लो चार्ट बन रहे हैं, उसकी जो उसे जो इनसिक्योरिटी हो रही है वो सेफ हो जाएगा, वो सिक्योर हो जाएगा कि मेरी तो कॉस्ट निकलनी ही निकलनी है। ओके सो इसलिए वो फार्मर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेगा। टेक्सटाइल कंपनी क्या करेगी, टेक्सटाइल कंपनी कहेगी, कॉटन मार्केट फोर्सेस को स्टडी करेगी, उसकी अपनी रिसर्च टीम होगी, वो एनालाइज करेगी कि अरे कॉटन के प्राइसेस तो बढ़ने वाले हैं। टेक्सटाइल कंपनियां क्या करती हैं, इसी तरह के छोटे छोटे फार्मर्स से छोटे छोटे कॉटन्स लेती हैं और उसे क्लोथ बनाती हैं, फैब्रिक प्रोड्यूस करती हैं। सो इसी तरह के फार्मर्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करती हैं। टेक्सटाइल कंपनी को क्या लगेगा कि अभी आज तो प्राइस इसकी 100 है, लेकिन नो वन नोज फ्यूचर में इसकी प्राइस अगर और बढ़ गई 150 हो गया तो मुझे कॉस्ट मेरी ज्यादा हो जाएगी। एज ए रॉ मटेरियल वो कॉटन यूज करता है अपनी क्लोथ को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओके तो उस सेंस में अगर उसकी लागत ज्यादा हो जाएगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो क्या सोचता है कि फ्यूचर में भले ही प्राइस बढ़ जाए, लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई पार्टी मिले, ऐसा कोई फार्मर मिले जो आज कोई कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट करे कि भले ही फ्यूचर में प्राइस 150 हो, भले ही फ्यूचर में प्राइस 200 हो, लेकिन मैं आपको अपने कॉटन सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में दूंगा, तो ये टेक्सटाइल कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका कॉस्ट रिड्यूस हो गया। अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाए टेक्सटाइल कंपनी का तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगा। ओके सो इसी तरह टेक्सटाइल कंपनी भी क्या करेगी, उस सेंटिमेंट्स को अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए, अपने रिस्क को हेज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वो ऐसे फार्मर की अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट करेगी। ओके सो विनिंग सिचुएशन टेक्सटाइल कंपनी के लिए कब है, जब फ्यूचर में प्राइसेस भले ही 200 है लेकिन उसे क्या मिला, उसे 100 में ही मिल गए वो कॉटन। फार्मर के लिए विनिंग सिचुएशन कब है, फार्मर के लिए विनिंग सिचुएशन तब है जब फ्यूचर में प्राइस 80 हो गई है, 90 हो गई, लेकिन उसे 100 रुपीज तो मिल गए। ओके सो इस तरह से विन 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 कंडीशन होगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट करने वाले हेजर्स की, इसीलिए वो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्पेक्युलेटर्स की। स्पेक्युलेटर्स कौन होते हैं, स्पेक्युलेटर्स वो होते हैं जो इन मार्केट की वोलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं। कभी डिमांड बढ़ती है, कभी सप्लाई बढ़ती है, तो इस सेंस में जो इंटरसेक्शन है, जो इक्विलिब्रियम है, उस पे प्राइसेस गवर्न होती हैं। ओके सो इसी वोलेटिलिटी का फायदा उठाते, कभी प्राइस बढ़ती है तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसमें बाय करते हैं, और जो प्राइस थोड़ी सी और एकदम हाइक पे चली जाती है तो सेल कर देते हैं। इससे प्रॉफिट जो होता है उनका गेन होता है। सो उसी वोलेटिलिटी का, मार्केट फोर्सेस का फायदा उठाते हैं ये स्पेक्युलेटर्स। अब ये स्पेक्युलेटर किस किस टाइप के होते हैं, वो ट्रेडर भी हो सकते हैं जो दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार भी ट्रेड करना चाहे। अब किस तरह की ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग भी होती है, इंट्राडे भी होती है, ओके पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है। सो वो किसी भी तरह के ट्रेडर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोधा हो गया, ओके आप स्टॉक्स हो गए। इस तरह से क्या करते हैं ये लोग, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट के बिहाफ पे भी ये लोग वर्क करते हैं। ये सब क्या है, स्पेक्युलेटर्स होते हैं, मार्केट फोर्सेस और वोलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। अब आता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम एग्जीक्यूट करें ही क्यों। ठीक है वो फार्मर की प्रॉब्लम है, वो टेक्सटाइल कंपनी की प्रॉब्लम है। इस तरह से तो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी तो यही है, डेरिवेटिव ही है अंडरलाइंग एसेट से जिसकी वैल्यू डिराइव हुई है। तो डिफरेंस क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री क्यों लेना है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेटर वॉलेटिलिटी होती है। ग्रेटर वॉलेटिलिटी इन द सेंस, चूंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ओटीसी नहीं है,
इसका एक एक्सचेंज है, स्पेसिफिक एक्सचेंज है जहां पे ट्रेडिंग की जाती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क है। अगर दोनों पार्टी में से किसी एक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो उनके पास सिवाय कोर्ट में जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज है, यहाँ पर क्लियरिंग हाउस है जो गारंटी, जो मार्केट रिस्क तो नहीं लेती लेकिन गारंटी जरूर लेती है कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगी। ओके सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेटर वॉलेटिलिटी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वॉलेटिलिटी होने से ट्रेडर के पास ये ऑप्शन होता है कि उस पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी का वो एज ए स्पेकुलेटर, एज ए हेजर उसका फायदा उठा पाए। देन आता है हाईली लीवरेज्ड इन्वेस्टमेंट। हाईली लीवरेज्ड इन्वेस्टमेंट इन द सेंस से भी टाइम टू टाइम मार्जिन मनी को बढ़ाकर घटाकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक एडेड एडवांटेज देती है ट्रेडर्स को। किस बेसिस पे? जैसे फॉर एग्जांपल सारी दुनिया जानती है कि टीसीएस फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, सारी दुनिया जानती है ब्रिटानिया स्ट्रांग है, ओके इन्फोसिस स्ट्रांग है। लेकिन इन सब में अगर हम ट्रेडिंग करने के लिए जाएं तो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमें टीसीएस के 1000 शेयर्स खरीदने हैं और भी लमसम में शेयर खरीदते हैं ताकि जितने ज्यादा यूनिट होता है उतनी ही प्रॉफिट हमें मिलती है। ओके हमारा जो चंक है उतना ज्यादा बड़ा होता है प्रॉफिट का। तो लेकिन अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे, टीसीएस के स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो अगर वहां पे 10 लाख रुपए आपको लगते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लीवरेज ज्यादा मिलता है। लीवरेज इन द सेंस मार्जिन मनी। आप एक स्पेसिफिक अमाउंट परसेंटेज जो सेबी ने डिसाइड किया होता है, उस स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मार्जिन अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है तो आप उस 10 लाख के जो ट्रेड है उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं 2 लाख या 3 लाख में। ओके सो ये एक फायदा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करने वालों को। सेबी टाइम टू टाइम मार्जिन मनी बढ़ाती भी है, घटाती भी है। ओके हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अपना अलग अलग मार्जिन होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे लॉट साइज से वर्क होता है। लॉट साइज इन द सेंस एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ शेयर होते हैं कि आपको इतने शेयर्स तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लेने ही पड़ेंगे। जैसे स्टॉक में है, आप किसी पार्टी का, किसी कंपनी का एक स्टॉक भी ले सकते हो, एक शेयर भी ले सकते हो, 2 शेयर ले सकते हो, 3 शेयर ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको लॉट साइज के हिसाब से लेना पड़ता है। अगर टीसीएस में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको 75 शेयर्स खरीदने हैं एक लॉट में, फॉर एग्जाम्पल, वैसे मुझे पता नहीं है कि टीसीएस में कितने एक लॉट में कितने शेयर होते हैं। ओके इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अच्छा ये एजुकेशनल पर्पज से है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज मैंने टीसीएस का नाम लिया है तो आप बिना सोचे बिना समझे उसमें एग्जीक्यूट कर जाएं। ओके क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो धारी तलवार है। जितना प्रॉफिट आपको हो सकता है उतना ही आपको लॉस भी हो सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की स्पेशलिटी ये होती है कि अगर आपको किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिमिलर प्रॉफिट, सिमिलर लॉस किसी ना किसी ट्रेडर को उस दिन जरूर हुआ होगा। ओके सो अब आप किस साइड में हैं, प्रॉफिट की साइड में है या लॉस की साइड में है, ये डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेटजी पे, ये डिपेंड करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। आप कितनी अच्छी तरह से मार्केट को समझते हैं, कितने करेक्ट हैं आप उस सेंस में उस मार्केट के साथ। ओके सो इसीलिए बिना सीखे, बिना सोचे, बिना समझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट करना ये गलत होगा। और वो कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। ओके सो इस तरह से हाईली लीवरेज्ड इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हार्डर टू ट्रेड ऑन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। जैसे स्टॉक में होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज आ गई, आपको अंदर ही अंदर कुछ पता चल गया, तो स्टॉक में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसा नहीं होता। एज कंपेयर टू स्टॉक, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की वजह से इतनी ज्यादा ट्रेडिंग एग्जीक्यूट नहीं की जाती। कमीशन चार्जेस आर स्मॉल एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसके कमीशन के जो चार्जेस हैं वो कंपेरेटिवली कम होते हैं। हाईली लिक्विड लाइक कमोडिटीज। अच्छा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हाईली लिक्विड होता है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं, इसका स्पेसिफिक एक्सचेंज है, इसकी वजह से जो है लिक्विडिटी ज्यादा है। जैसे कमोडिटी मार्केट जैसे गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, सिल्वर में ट्रेडिंग होती है, ओके मेटल्स में होती है। बहुत सारे ऐसे कमोडिटी हैं जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि अरे मेरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट भी होगा या नहीं होगा। ओके सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब देख लेते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है?
जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिस्कस किया था, वहां पे काउंटर पार्टी रिस्क होता है। अगर दोनों में से किसी पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो वो ओटीसी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सचेंज होने की वजह से, क्लियरिंग हाउस होने की वजह से मार्केट रिस्क तो नहीं लेता क्लियरिंग हाउस, लेकिन एक गारंटी लेता है, गारंटर होता है, ताकि आपका क्रेडिट रिस्क का जो ट्रांजेक्शन है वो कम हो जाए। ओके, यही डिफरेंस होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियरिंग हाउस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ओके, जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, फॉर एग्जांपल, दो पार्टी हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूशन है वो होगा क्लियरिंग हाउस के बीच में। ओके, दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ एंट्री करने के बजाय क्लियरिंग हाउस के साथ जो है एंट्री करती है। ओके, सो क्लियरिंग हाउस क्या करता है, मार्केट रिस्क नहीं लेता, लेकिन वो गारंटर की तरह वर्क करता है। ओके, ताकि आपका क्रेडिट रिस्क जो है, जो ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट रिस्क का है, वो रिड्यूस हो सके। सिमिलरली क्या गेन और लॉसेस जो है वो ट्रांसफर हो जाती है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसमें मार्क टू मार्क जो बैलेंस है, ओके, वो अपडेट होता रहता है ऑन अ डेली बेसिस। ये क्लियरिंग हाउस का रोल है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब देख लेते हैं एट लास्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का काम करता है। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी ट्रेडिंग कॉस्ट कम होती है, हाई मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से इसके पास रिस्क जो है, ग्रेटर रिस्क होता है। जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो धारी तलवार है, इसलिए बिना सोचे, बिना समझे, बिना सीखे एग्जीक्यूट करना नहीं चाहिए। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है, जहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स, हेजर्स उसका फायदा उठाते हैं और प्रॉफिट और गेन अर्न करते हैं। ओके, इट्स डिपेंड कि आप किस साइड में हैं, बाय साइड में हैं या सेल की साइड में हैं। इट्स डिपेंड कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी पर्टिकुलर लर्निंग किस तरह से उस मार्केट फोर्सेस में वर्क करती है और आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो आज के एपिसोड में हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया एज अ सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेरिवेटिव। आगे आने वाले एपिसोड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि थर्ड इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव का। सो इनफ फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन। तब तक फिनरविस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड रिवाइज करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।